हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश नागर एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं आईसीआर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो हमको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और हमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना है कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहां पे हमको दिया गया है, सबसे पहले 2020 का पेपर दिया गया है। यहाँ पर देखना ध्यान से सभी लोग, 2020, उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो है 2021 का पेपर दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, जिसके अंदर देखेंगे ध्यान से ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो जैसे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर का यूज जो है लगभग सभी चैप्टर के अंदर होता है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर एबीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोले 2 क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ठीक, उसके बाद जो है एबीसी का जो आफ्टरनून वाला पेपर है उसके अंदर कितना क्वेश्चन आया है, बोले 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर पीसीबी के बारे में यदि बात करें, आफ्टरनून वाली जो शिफ्ट है उसमें 1 क्वेश्चन आया है और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, बोलो यहाँ भी जो है पीसीई के अंदर 0, फिर बोलो पीसीएम के अंदर 0, फिर एबीसी जो है यहाँ पे दिया गया है 21 वाला पेपर, इसमें भी कितना है 0, और फिर बोलो पीसीए के अंदर 2 क्वेश्चन है, पीसीएम में 1 क्वेश्चन है और फिर पीसीएम में 2 क्वेश्चन है। मतलब लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 1 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 1 क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, और बहुत बेसिक चैप्टर होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में यदि अपन बात करें तो इसमें देखो कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में है इसमें 2 क्वेश्चन आए गए हैं। अब देखो यहाँ से आफ्टरनून में 0 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1 क्वेश्चन तो अपन बोल ही सकते हैं कि 1 क्वेश्चन तो आना बिल्कुल तय है। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे पीसीएम के अंदर जो है 2020 का पेपर है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ देखो एबीसी के अंदर बोलो 2021 के अंदर जो है 0 क्वेश्चन आया है। तो देखो ध्यान से, फिर पीसीए के अंदर जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएम में 1 क्वेश्चन है और फिर बोलो पीसीएम में 1 क्वेश्चन है। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का यदि अपन एवरेज निकालें तो 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आना है, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और यहाँ बेसिक कंसेप्ट में 1 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यदि अपन आगे बढ़े तो पीरियोडिसिटी के अंदर यदि अपन देखें तो देखेंगे एबीसी के अंदर जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर यहाँ 1 क्वेश्चन है, फिर 1 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ 2 और फिर यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यहाँ भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बारे में यदि अपन बात करें तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, फिर 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और फिर बोलो 3 क्वेश्चन। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज यदि अपन निकालें तो 3 से 5 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 3 से 5 क्वेश्चन तो आना ही है। मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे। उसके बाद मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन तक यहाँ पे गया है। देखो ध्यान से, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में यदि बात करें, इसके अंदर अपना जो आने वाला है वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब गैसियस स्टेट के ही आने वाले हैं। तो देखो एबीसी के अंदर कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, फिर देखो अगले में 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन है, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन और फिर दिया है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ भी जो यदि अपन एवरेज निकालें तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है अपना कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल तय है यहाँ पे कि 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। थर्मोडायनेमिक यदि अपन बात करें तो यहाँ 1 क्वेश्चन आया है, फिर 2, फिर 2, फिर 3 क्वेश्चन है, फिर 2, फिर 1, फिर 2 और 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ भी यदि अपन बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। मतलब 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और देखो ध्यान से कि 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मतलब फिर भी अपन मान के चलें कि मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स है इस चैप्टर में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर को अपन देखते हैं ध्यान से। देखो इक्विलिब्रियम के अंदर अपन बात करें, इक्विलिब्रियम के अंदर जो है 2 पार्ट आते हैं, एक है अपना केमिकल और एक आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। दोनों चैप्टर के अपन ने कंबाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 और यहाँ पे देखो 0 क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा भी पेपर है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद जो है फिर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और फिर 2 क्वेश्चन। मतलब यदि अपन एवरेज निकालें तो कम से कम यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है
इसके फिक्स होने वाले हैं, मतलब इतने क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पे आने वाले हैं, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 2 तो आने ही है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अपन मिनिमम की ओर चले मतलब, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे। उसके बाद बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन में से यूं मान के चलो कि सीधा सीधा अपन बात कर लें कि 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आएगा। उसके बाद देखो 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ देखो ये 2 क्वेश्चन है, फिर यहाँ बोलो 0 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन रिडॉक्स में से बिल्कुल फिक्स है और बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में देखो इसका अपन बात करें तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक क्वेश्चन जो है इसका आता ही है। अब देखो यहाँ तो 0 क्वेश्चन है, यहाँ बोलो 1 1 1 और ये देखो 2 2, यहां से लेके यहां तक जो है 2 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है, तो मान लो 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम की ओर चले तो बोलो एक क्वेश्चन इसका फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन अपना 12th का चैप्टर है, ये जो सॉलिड स्टेट था ये भी 12th का ही चैप्टर था, और ये जो चैप्टर है ये भी किसका चैप्टर है, 12th का ही चैप्टर है। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, फिर 2 2 3, फिर 2 3, फिर 4 2 2 और ये 0, मतलब यहाँ पे अपन बात करें 2 से 4 क्वेश्चन इसके फिक्स है। ठीक है, मतलब मिनिमम यदि बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो देखो ध्यान से 2 1 2 2 2, फिर 1 3 1 1, फिर 2, मतलब यहां यदि अपन एवरेज के बारे में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मतलब हर चैप्टर का वेटेज है, मतलब अपन ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि इस चैप्टर को अपन छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को तैयार कर देते हैं। लगभग ये मान के चलो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो बोलो 2 क्वेश्चन, फिर 1 2 2 1, फिर 2 2 2 और फिर 1, मतलब इसमें भी अपन बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स है, जिसमें मिनिमम की ओर चले तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मतलब अपने को दोनों लिस्ट को मैच करना है, वही मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इतने सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि सबसे पहले मान लो अपन ने पहला कॉलम मिलाया है। ठीक है, पहला कॉलम जैसे अपन ने मिलाया, यदि पहला ही ऑप्शन अपने को मैच हो रहा है और यदि अपने चारों ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन वो दिया है तो अपना आंसर वही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये आईसीआर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे अपने को बोला गया है कि डिफरेंट रीजंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, 4 रीजन दिए गए हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रीजन, और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। तो क्या हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद करना पड़ेगी? बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इनके फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो हमको याद रखना है। तो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, 6 यूवी, इसको मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं 6 यूवी IMR, ठीक है। तो बोलो यदि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखा जाए तो 6 के अंदर देखना ध्यान से, 6 के अंदर देखना कौन कौन आने वाले हैं। 6 में ये कॉस्मिक रेज होती है, ये गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR और माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मुझे कौन कौन सी वेव दी है, तो उनको पहले यहां से बाहर निकाल लो। बोलो ये रेडियो वेव दी गई है, ठीक है। उसके बाद बोलो माइक्रोवेव दी गई है, तो चलो माइक्रोवेव को यहां से बाहर निकाल लो। उसके बाद बोलो क्या दिया गया है, अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट को यहां से बाहर निकालो। चलो आगे क्या दिया है, इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड को भी यहां से बाहर निकाल लो। और बोलो इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आने वाली है, अल्ट्रावायलेट की। तो हमको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में यहां जो दिए गए हैं, ठीक है, इसमें मैच करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो अपने को पता है कि इन 4 में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अल्ट्रावायलेट की। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की। तो देखो ध्यान से, अल्ट्रावायलेट जो है अपने को कहां दिया गया है, सबसे ज्यादा देखो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 16। ये सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, बोलो अल्ट्रावायलेट की। तो देख लो यहां पर ध्यान से, सबसे पहले ये जो अल्ट्रावायलेट दिया है, मतलब थर्ड का क्या आने वाला है, डी आने वाला है। तो देख लो थर्ड का डी अपने को कहां दिया हुआ है, ये यहां दिया हुआ है। थर्ड का डी यहां पे दिया है, थर्ड का डी यहां भी दिया है, मतलब बी और डी में से कोई सा भी एक ऑप्शन रहेगा, ये ए और सी तो अपना हट जाएगा। समझ में आया क्या? उसके बाद आई देखो, आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, देख लो ध्यान से। इसके बाद जो जस्ट छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 10 की पावर बोलो 13, ठीक है। 10 की पावर 13 जो है बोलो बी है। तो बोलो यहां पर ध्यान से देखना,
आई आर कहां दिया है, ये वाला दिया है, आई आर ये दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 10 की पावर 13, मतलब फोर्थ का क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। तो बोलो फोर्थ का बी यहां दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक लगाना था, मतलब आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत सिंपल है। तो इस टाइप से अपने को मिलाना स्टार्ट करना है, मतलब सबसे पहले अपने को कॉलम को चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। यदि पहला ऑप्शन ही मिल रहा है और बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उनको क्या कर देना है, हटा देना है, सीधा आंसर लगा देना है, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम होने के बाद जो है नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है असर्शन रीजन वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका बताता हूं, एक ट्रिक देखो शॉर्ट में, ठीक है, किस टाइप से अपने को सोल्व करना है। देखो सबसे पहले मेरे पास एक असर्शन दिया होगा और एक रीजन दिया गया होगा, ठीक है। असर्शन को सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। असर्शन को इस तरीके से पढ़ना है कि अपने को एक स्टेटमेंट दिया गया है, अब वो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये अपने को चेक करना है, क्योंकि अपन पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें अपने को इतना आइडिया लग जाएगा कि ये जो लाइन बोली गई है ये गलत है या सही है, ठीक है। इसको एज ए स्टेटमेंट अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे स्टेटमेंट अपन ने इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद अपने को ये पता चला कि क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मान लो ये स्टेटमेंट मेरा क्या होता, रॉन्ग, ठीक है। अभी तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, पर मैं तुमको पहले ट्रिक बताता हूं कि मान लो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग, तो सीधा सीधा आंसर अपने को क्या लगा देना है, डी, क्योंकि असर्शन रीजन के अंदर क्वेश्चन चेंज होता है, ऑप्शन वही रहते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर जो है क्या चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, ऑप्शन वही रहते हैं। तो देखो ध्यान से, यदि पहला ही स्टेटमेंट जो है असर्शन वाला, यदि ये क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो सीधा सीधा आंसर अपने को क्या लगा देना, डी, कुछ भी चेक नहीं करना है, बाकी ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद जो है देखना ध्यान से कि ये जो आर है, जो रीजन है, यदि ये जो आर है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या लगा देना है, सी लगा देना है। ना तो ए आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा, ठीक है। मतलब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, असर्शन पढ़ना है, ठीक है, स्टेटमेंट जैसे पढ़ना है कि वो गलत है कि सही है। यदि मुझे पता चला कि ए जो स्टेटमेंट है वो सही है और जो आर है रीजन वो कैसा है, गलत है, उसको भी स्टेटमेंट जैसा ही पढ़ना है, वो कैसा है, गलत है। यदि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, वो गलत है, तो आंसर क्या लगा देना है, मुझे सी लगा देना है। समस्या कहां पे आती है, जब ए एंड आर दोनों ही क्या है, राइट है, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ा सबसे पहले वाला असर्शन वाला बिल्कुल करेक्ट है, फिर मैंने रीजन पढ़ा वो भी करेक्ट है, इसका मतलब सी और डी बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। सी और डी ऑप्शन आएंगे ही नहीं। ऑप्शन फिर कौन सा आने वाला है, या तो ए आएगा या बी आएगा। अब ए कब आएगा और बी कब आएगा, देखना ध्यान से। मैंने जैसे असर्शन पढ़ा, यदि असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस असर्शन को कौन समझा रहा है, ये रीजन समझा रहा है, मतलब इन दोनों में यदि मुझे रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों में यदि मुझे रिलेशन दिख रहा है तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, ए, और यदि रिलेशन नहीं दिख रहा है तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, बी, ठीक है क्या। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, अमोंग हेलोजेंस क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल हमको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन पढ़ो ध्यान से, मतलब अपना असर्शन क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। फिर हमने पढ़ा द आयोनिक रेडियस ऑफ क्लोरीन मतलब Cl- क्लोराइड आयन होता है 184 पिकोमीटर, बिल्कुल ये भी क्या है, करेक्ट है। अब दोनों ही करेक्ट है, इसका मतलब या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। यदि इन दोनों में रिलेशन होगा तो ए आ जाएगा, यदि रिलेशन नहीं होगा तो बी आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में किसी टाइप का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब मैं आंसर क्या लगाऊंगा, बी लगाऊंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी जो है हमसे पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है बॉयल्स लॉ के बारे में बताया गया है और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है अपने को ये देखना है, अपने को केवल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब सही ग्राफ पहचानना है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ मतलब हमारे पास जो है P = NRT होता है, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। यदि मैं बात करूं इसके बारे में तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब मेरे पास PV = क्या है, K, PV = क्या है, K, और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, P, मतलब यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इन दोनों का जो ग्राफ है, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, इन दोनों का जो ग्राफ है बिल्कुल इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है। इसका मतलब केवल सी वाला ग्राफ ही अपने लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट पढ़ना है, इसमें से अपने को देखना है कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है, देखना ध्यान से कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। ठीक है, हायर देन कॉपर मतलब बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। कैसे सही होने वाला है? यदि मैं बात करूं कॉपर की और यहां बात करूं जिंक की, तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो 29 और ये बोलो 30 होने वाला है। तो यहां पर यदि अपन लिखें तो एक्सेप्शन होता है तो 3d10 और ये बोलो 4s1 हो जाएगा। और यदि यहां बात करें तो 3d10 और ये हो जाएगा 4s2। क्लियर? अब देखो आगे, यहां पर यदि मुझे पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है और ऊपर वाला कम स्टेबल होता है। मतलब 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। लेकिन ये फुली फिल्ड होने वाला है, यहां से इलेक्ट्रॉन यदि मुझे निकालना है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और मुझे ये भी पता है कि यदि पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस एनर्जी को बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसे क्या बोलूंगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बोलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो बोलो सबसे कम एनर्जी किसमें लगने वाली है? कॉपर में। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होने वाली है? यदि मैं फर्स्ट के बारे में बात करूं तो जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जिंक की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होने वाली है? वो कॉपर से ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब यहां क्या बोला गया? देखो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अब इसके बाद जो है यदि मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। मुझे पता है कि मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ध्यान से, अगला जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला है वो यहां से जाने वाला है 3d10 से, और यहां बोलो जिंक में अगला जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला है वो जाएगा 3d10 और ये क्या हो जाएगा? 4s1। बोलो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होने वाली है? तो हम बात करेंगे सेकंड वाली जो है कॉपर की ज्यादा होगी, मतलब जिंक की कम होने वाली है। तो देखो अगला स्टेटमेंट क्या दिया है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोअर देन कॉपर। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, और ये भी क्या है? करेक्ट है। मतलब अब ऑप्शन दिए गए हैं तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। अब जो है अगले जो चैप्टर आने वाले हैं उसके लिए मैं श्री राजेश खोदे सर को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमारा केमिस्ट्री के लिए 2020 और 21 में जनरल ट्रेंड रहा है, उसी को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हमारे पास जो अगला चैप्टर है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये एक बहुत सरल आसान थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसको हमें आईसीआर के अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2020 के अंदर हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में इसके लिए क्वेश्चन संख्या 3, आफ्टरनून में 2, ऐसा हर हमारे सब्जेक्ट ग्रुप में क्या इस चैप्टर के हमारे पास संख्या के रूप में 2 से 3 क्वेश्चन रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट ग्रुप है जहां उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं, बट हम जनरली जो देख पा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास इस चैप्टर के सभी तरह के सब्जेक्ट ग्रुप में केमिस्ट्री के लिए प्रश्न आए हैं। और ये एक बहुत आसान सरल चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से अगर पढ़ लें तो हमारे यहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत अच्छे से तैयार होकर हम उनके साथ नंबरों को ला सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो अगला चैप्टर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमारा आईसीआर एग्जाम बहुत कम या कहें कि ना के बराबर पूछते हैं। तो इस चैप्टर को आप जनरली एक हल्का फुल्का रीडिंग मारकर भी अपने काम को कर सकते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें सारे सब्जेक्ट ग्रुप मिलाकर बात करें तो एक ही प्रश्न आया है, और एक प्रश्न के लिए हम चाहें तो इसको क्या हल्का फुल्का रखकर इस चैप्टर की जो एनर्जी है, इस चैप्टर की जो हमारी पढ़ाई है, वो किसी और चैप्टर पर देकर क्या उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक के अंदर। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आईसीआर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। केमिस्ट्री के लिए ये जो हमारा भाग है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसको पढ़कर हम अपने इनऑर्गेनिक के एक बड़ी संख्या में जो हमारे पास क्वेश्चंस है, जैसे कि हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, हम उन क्वेश्चंस को क्या पढ़कर अपने आंसर्स को सही कर सकते हैं, जिसका वेटेज हमारे लिए क्या हर वर्ष यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन की संख्या के रूप में रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की।
तो एस ब्लॉक से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पी ब्लॉक। और वो क्यों रखता है, मेरे शायद कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको 2020 में क्या हर सब्जेक्ट ग्रुप में 6 से 5 क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया है, और कहीं कहीं तो आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या हमारे पास क्वेश्चंस की पी ब्लॉक के लिए आ रही है। 9 से 10 क्वेश्चन तक भी क्या क्वेश्चंस पेपर में एकमात्र खाली पी ब्लॉक से आया है। मतलब हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस लगाना है वो है पी ब्लॉक। अगर हम पी ब्लॉक को अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो हो सकता है हमारा जो इनऑर्गेनिक हमको लगता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफ, वो सबसे ज्यादा आसान भी और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला हमारा ब्लॉक, हमारा क्या चैप्टर हो सकता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद हमारा आता है डी एंड ए ब्लॉक। तो डी एंड ए ब्लॉक में जो एवरेज क्वेश्चन संख्या पेपर में रहती है वो 2 से 1 रहती है। ठीक, जैसा हम सारा यहां पर क्या 2020 और 21 के हमारे जो भी पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस की संख्या के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी हमारा कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। यहां क्वेश्चन कभी ब्रेक नहीं होता और क्वेश्चन की संख्या वही 1 से 2 रहती है, जिसको आप यहां आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक, हम चलते हैं, अगला चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी में भी कंटिन्यूअस क्वेश्चन। तो जो चैप्टर हमारा कंटिन्यूअस एग्जाम में आता है उसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उसको हमें अच्छे से तैयार करके अपनी एग्जाम के अंदर जाना है। ठीक, तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 1 या 2 नंबर के 1 या 2 क्वेश्चंस को हमसे लगातार पूछा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ चैप्टर की, जहां पर हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे और वो भी एक बड़ी संख्या में आएंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 2020 के सभी सब्जेक्ट ग्रुप की केमिस्ट्री के अंदर इसकी जो एवरेज और संख्या निकालें तो वो कितनी निकल रही है, 3 से 4। और हम देख पा रहे हैं एक शिफ्ट में तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 9, जो कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस की एक बड़ी संख्या मानी जाती है। और अगर इतनी बड़ी संख्या एक चैप्टर से हमारे पास आती है और हमने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम बिल्कुल उस सब्जेक्ट को क्या और ज्यादा नंबर और ज्यादा अपने लिए आसान कर सकते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन को भी क्या आईसीआर बहुत स्पेशल चैप्टर, स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक मानकर लगातार बड़ी संख्या में क्वेश्चन के रूप में पूछता है। और हम देख पा रहे हैं यहां भी एक बड़ी संख्या में इस चैप्टर से क्वेश्चन हर साल हर सब्जेक्ट ग्रुप में क्या हमको दिख रहे हैं, जिसका एवरेज अगर हम निकालें तो वो भी 4 से 5 जाने वाला है। आप देख पा रहे हो 6, 6, 7, 6 और एक संख्या बढ़कर 8 भी हो गई है। ठीक, फिर हम चलते हैं अगले चैप्टर पर जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम आईसीआर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कहते हैं, बट ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम एक बार पढ़कर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्या है, थ्योरेटिकल बातें हैं जिनको हम पढ़कर रख सकते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर से भी बिलोंग करता है। तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर को भी एक बार आप अच्छे से रीड करके जाएं। और ये आसान चैप्टर है तो यहां से आपको अपने नंबर को लाना कोई कठिन काम नहीं है। अपनी प्लानिंग कुछ ऐसे करके जाना है जिससे हमारे सरल जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है पॉलीमर। पॉलीमर में हम देख पा रहे हैं लगातार हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस की संख्या 1 या 2 है। तो हमारा ये चैप्टर भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप ऐसा कोई भी चैप्टर ना छोड़ें जो कंटिन्यूअस लगातार हर बार पूछा जा रहा है, उस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है।
ठीक, अगला है एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री के लिए हम लोगों को फिर से एक बार यहां पर क्वेश्चन संख्या देखने को मिल रही है 2, 2, 3 और फिर अगले कुछ जो हमारे पेपर्स हैं उसमें 1, 1, 1 की। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारे लिए एक बार फिर से क्या महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहां से भी हमको इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक, अगला है हमारा मिसलिनियस। मिसलिनियस के अंदर हम बात करते हैं, यहां पर कुछ ईयर्स हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ ईयर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमें क्या यहां पर इन क्वेश्चंस को भी करके जाना है। ठीक, मिसलिनियस मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सभी का मिश्रित रूप हो। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपने क्या यहां पर जो भी चैप्टर्स हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको बढ़िया तरीके से करके आएंगे। ठीक, अब मैं आपको 2020-2021 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां पर किस तरह से पूछे गए हैं, उनका हम किस तरह से अपना सॉल्यूशन दें कि अपना समय बचे और आंसर सही आ जाए। आइए उसको देखते हैं और उन प्रश्नों को करने का तरीका भी सीखते हैं। तो देखिए हमारे पास किस तरह के आईसीआर एग्जाम के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को मेज द कॉलम के फॉर्म में देख रहे हैं, जहां पर हमको सही जोड़ी का मिलाप करना है। तो कई बार मेज द कॉलम को क्या हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो हमारा हो सकता है कि जो मेज द कॉलम का पहला ही जो हमारा मेज है वो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर हो, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो दिए गए हमारे ऑप्शंस है उसमें मेज द कॉलम का एक से ज्यादा तक का सही सीक्वेंस होता है, जिसके कारण हमें उस क्वेश्चन के पूरे जितने भी हमारे पास मेज द कॉलम के लिए चीजें दी गई है सबको मेज करना होता है। ठीक, यहां पर भी क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है। तो आइए देखें, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो सरफेस केमिस्ट्री का है, जहां पर हमें केमिकल रिएक्शन कर क्या अलग अलग तरह के सॉल्व दिए गए हैं। अब हमें किस केमिकल रिएक्शन से कौन सा सॉल्व मिलता है उसका सही मैच करना है। ठीक है, पहली रिएक्शन में आर्सेनियस ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई गई है, जहां पर हम दो आयन का आपस में क्या इंटरचेंज करते हैं, ठीक, क्या विस्थापन करते हैं। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन से हमारा जो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्व बना है उसकी केमिकल रिएक्शन हम डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक, सेकेंड हमारा जो सॉल्व फॉर्मेशन है उसमें फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से की है, मतलब यहां पर हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ है और हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बना है, इसलिए इसका सही मैच क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब इस मैच को हम इन ऑप्शन से चेक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं सी और डी ऑप्शन में हमारा सही मैच नहीं है, इसलिए हम सी और डी को क्या मान रहे हैं, गलत। अब बचे दो ऑप्शन के लिए हमें अगले मैच को करना होगा, क्योंकि वहां दोनों ही ऑप्शन में बिल्कुल अभी तक जो मैच हमने किया है वह सेम है। ठीक है, तो आइए देखें, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया पर हमारा सल्फर सॉल्व बन रहा है। ठीक, तो यहां अगर हम बात करें ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है तो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करेंगे। ठीक, हम सब जानते हैं अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी रिएक्शन के लिए क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि का आना, इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन को शो करता है। मतलब ये एक कौन सी रिएक्शन है हमारे लिए, तो हम कहेंगे ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसका सही मिलाव क्या हमारे लिए ए हो जाएगा। ठीक, अब चाहे तो हम लास्ट ऑप्शन को मिलाएं या चाहे तो ना मिलाएं, फिर भी हम उसको चेक करते हैं। तो यहां पर हमारा गोल्ड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के बाद, एयू सॉल के अंदर, मतलब यहां पर आपका
AuCl3 का ऑक्सीडेशन अगर गोल्ड के लिए निकाले तो प्लस यहां पर कितना है 3, बट वो चेंज होकर गोल्ड में गया जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ गई कमी, और कमी का आना क्या हमारे लिए रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा मेज द कॉलम के लिए हो चुका है। तो अब आप अपना सही आंसर बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, निम्न यौगिक में से कौन सा एरोमेटिक है। हमको यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड की क्या करना है, पहचान। तो हमने जनरली एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ शर्तें पढ़ी है, जिसमें फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन है जो भी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर का मेंबर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा है कि हमारा कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है एरोमेटिक के लिए वो है हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और एरोमेटिक का हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 2, 6, 10 और 14 की संख्या का पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम इस तरह के नंबर वाले पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग को ऊपर वाली 3 कंडीशन मिलने पर क्या एरोमेटिक बुलाते हैं। ठीक, अब इसका एक और मैं आसान तरीका नॉन एरोमेटिक के लिए आपको बता देता हूं कि हमारी स्टार्टिंग की 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक हो जाए तो हम ऐसे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बुलाते हैं। क्लियर, और तीनों कंडीशन फुलफिल होने के साथ चौथी कंडीशन से अगर अलग हो जाए, जो कि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, अर्थात रिंग में 4, 8 या 12 के नंबर का कोई पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको एंटी एरोमेटिक बुलाते हैं। ठीक है, मतलब हमें यहां पर तीनों ही कंपाउंड का किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करना है बता दिया गया है। ठीक, आइए जल्दी से हम सारे कंपाउंड को इन कंडीशंस के साथ पहचान कर अपने आंसर को लगाएं। यहां पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। इसका मतलब यहां स्टार्टिंग की 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ब्रेक हो गई, मतलब ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन में भी ये वाला जो कार्बन है क्या ये हमारा sp3 कार्बन है, मतलब हमारी स्टार्टिंग की ये जो 3 कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन ब्रेक हो गई है, मतलब ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास साइक्लिक है, सारा मेंबर sp2 है, कंप्लीट कंजुगेशन है, बट एरोमेटिक बनने का जो हकल रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि एंटी एरोमेटिक के लिए फॉलो हो रहा है। इसलिए ये जो रिंग है वो है एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब है लास्ट हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको हम कंडीशन से भी जल्दी से चेक कर लें। क्या साइक्लिक है, साइक्लिक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑल मेंबर्ड वो भी है। कंजुगेशन कंप्लीट कंजुगेशन है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि हकल्स रूल से एक एरोमेटिक के लिए होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे इस आंसर को करना है, कैसे जाना है, आपने अच्छे से यहां से समझा होगा। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसका क्या सबसे सिंपलेस्ट हमारा तरीका हो सकता है, यहां से देखें सीखे। हमसे क्वेश्चन में डीडीटी का स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक, अब डीडीटी का स्ट्रक्चर, डीडीटी कैसे फॉर्म होता है आइए देखें। तो डीडीटी के लिए हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्टेंट है वो है क्लोरल, और क्लोरल की रिएक्शन हम कराते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लिया है, जिसके इस हाइड्रोजन से क्या ये क्लोरल का ऑक्सीजन रिएक्ट कर यहां से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देता है, और हमें रिएक्शन पर क्या इस तरह से कंपाउंड बनाकर देता है, जिसको हम बोलते हैं डीडीटी, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।
जिसका हम यूज कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या हमारे पूछे गए क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और यहां पर छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग एग्जाम में कभी कभी बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, बट क्या होता है कि हम अपनी उस तैयारी के साथ अपनी प्लानिंग को उतना अच्छा नहीं रख पाते, जिससे हमें उसका पूरा पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी तैयारी कम होती है, बट हम प्लानिंग बहुत अच्छी करके जाते हैं, जिससे हम उससे ज्यादा फायदा ले लेते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप जब भी आपकी तैयारी करो तो उसके साथ एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक, मैं साथ ही एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं। हमारी जो लेटेस्ट बैच है BHU ICR के लिए, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुई है। तो जो भी विद्यार्थी अपने ICR BHU की प्रिपरेशन चाहते हैं, वो इस बैच में आकर एडमिशन लेकर अपनी आगे की ICR BHU की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को आगे आने वाली फ्यूचर ICR एग्जाम के लिए, BHU एग्जाम के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।